जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 23 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। मैं यहाँ आपको जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ वो पहली बात तो बाइलिंगुअल होते हैं। मीन्स चाहे कोई अंग्रेजी माध्यम का बच्चा हो चाहे वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो, दोनों माध्यम के बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे करंट अफेयर्स में 30 MCQ आपको मैं पर डे कराता हूँ। ये MCQ असर्शन रीजन क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और साथ ही साथ स्टेटमेंट क्वेश्चन के भी होते हैं। आप इन करंट अफेयर्स को यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे या स्टेट टीचर्स की कोई भी परीक्षा देंगे तो उसके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। बस सभी परीक्षाओं के लिए ये जो करंट अफेयर्स है ये क्या है, एप्लीकेबल है। आप इसको पढ़ सकते हैं और मैं आपसे कहता हूँ इसको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद इसके नोट्स बनाइए, नोट्स के बाद इनका आप रिवीजन करिए पर डे, ताकि इसकी आपकी स्ट्रेंथ बने और आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठे तो करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन गलत ना हो। इसी के साथ शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। पहला, योगेंद्र 2026 आंध्र प्रदेश फ्लैगशिप प्रोग्राम। योगेंद्र 2026 आंध्र प्रदेश का प्रमुख कार्यक्रम। देखिए योगेंद्र, योग प्लस आंध्र, योग आंध्र मिलकर योगेंद्र बना है। तो योगेंद्र 2026 का कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में इस कार्यक्रम का क्या किया है, शुभारंभ किया गया था। ये कब से कब चला था, ये 7 जून से 21 जून 2026 तक ये कार्यक्रम चला था। और इस कार्यक्रम में जो योग प्रेमी थे, मतलब जो योग लवर्स लोग थे और जिनको योगा बहुत अधिक, जिनको प्रिय था, प्लस योग को अपने जीवनचर्या में लाना चाहते थे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इसका पंजीयन कराया था। अर्थात पंजीकरण कराया था। क्या कराया था, पंजीकरण कराया था। तो 1.05 करोड़, मतलब लगभग 1.05 करोड़ लोग से अधिक की इसमें भागीदारी हुई है। तो इसी भागीदारी की वजह से इसको जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। तो ये चीज सुनिएगा, मतलब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में योगेंद्र 2026 को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। क्यों शामिल कर लिया गया है, क्योंकि इसमें जो है 1.505 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की। और योग के बारे में पता है, 21 जून को क्या था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। ठीक है, इसका उद्देश्य पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर योग, शारीरिक स्वास्थ्य और संस्थागत बनाना, मतलब कि योगा जो है, योग जो है आदमी की दिनचर्या में क्या कर सके, पूरी तरह से आ सके। इसी वजह से क्या है कि इसको जो है क्या किया जा रहा है, लागू कराया जा रहा है। मतलब कि लोगों ने भागीदारी दर्ज की है। योग स्वस्थ जीवन का आधार होता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। प्रश्न करते हैं, विद रेफरेंस योगेन 2026 इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। योगेन 2026 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख सामूहिक योग पंजीकरण है, बिल्कुल सही बात है। फ्लैगशिप मास योगा रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा, सही बात है। इट वाज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन 1.05 करोड़ योगा लवर्स, बिल्कुल सही बात है। इसमें 1.05 योग प्रेमियों का पंजीकरण करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। बात दोनों सही है, दोनों सही हो गया आपका। योगेन 2026 इनिशिएटिव विच रिसेंटली एंटर्ड द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग पीरियड। हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने वाली योगेन 2026 पहल का आयोजन निम्नलिखित किस अवधि के दौरान किया गया। किस अवधि के, मैंने बताया था आपको, 7 जून से 21 जून के बीच किया गया। नेक्स्ट करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको बताया ना, मैं 3 टाइप्स क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपका हर क्वेश्चन में कमांड हो सके। गिव लेबल द टू स्टेटमेंट असर्शन रीजन। द योगेन 2026 प्रोग्राम अचीव्ड अ मेजर एंट्री इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। इसको एंट्री क्यों मिली, मतलब योगेन 2026 कार्यक्रम को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में बड़ी प्रविष्टि हासिल की, क्यों की भैया, हासिल करने का कारण क्या था, क्योंकि दिस प्रोग्राम मैनेज अ क्रॉस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड बेंचमार्क और 1.05 करोड़ एक्टिव रजिस्ट्रेशन। क्योंकि इन्होंने 1.05 करोड़ एक्टिव रजिस्ट्रेशन किए। जब रजिस्ट्रेशन में लोगों की भागीदारी इसी वजह से तो शामिल हुआ, तो क्या होगा, ए आर दोनों से इसका व्याख्या भी कर रहा है। अच्छा, FIH वीमेन नेशनल कप टाइटल, अभी भी क्या हुआ है कि FIH क्या है, पहली बात तो ये हॉकी का टूर्नामेंट, किसका टूर्नामेंट है, हॉकी का है। तो हॉकी में भी महिलाओं का टूर्नामेंट है। इसका होस्ट कंट्री कौन है, मतलब ये मेजबान देश कौन सा है, मेजबान देश का क्या है, न्यूजीलैंड। कौन सा है, न्यूजीलैंड इसका मेजबान देश है। तो इसकी 2026 में मेजबानी कौन कर रहा है, न्यूजीलैंड कर रहा है। और इस प्रतियोगिता में भारत ने मेजबान देश न्यूजीलैंड को क्या 2-0 से हरा दिया। मतलब कि भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0, स्कोर देखिए याद रखिएगा, आजकल का परीक्षा ट्रेंड स्कोर भी पूछ लेता है। तो भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा दिया और भारत इसमें क्या बन गया, चैंपियन बन गया है। 2022 में भी भारत ने इसका जो है
इस नेशन कप का उद्घाटन संस्करण जीता था, मतलब 2022 में इसका जब उद्घाटन हुआ था, पहला वो हुआ था, तब भी भारत ने इसको क्या किया था, जीता था। स्कोर याद रखिएगा, विमेन्स हॉकी टीम का ये वो है, टूर्नामेंट है। विच कंट्री होस्टेड द FIH वीमेन नेशनल कप टाइटल टूर्नामेंट इन जून 2026? जून 2026 में किस देश ने FIH महिला नेशनल कप टूर्नामेंट की मेजबानी किसने की? न्यूजीलैंड। ठीक। With reference to FIH Women National Cup 2020, consider the following statement. The Indian women hockey team emerged victorious by defeating New Zealand in final match. बिल्कुल सही बात है। भारतीय महिला हॉकी टीम में फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर जीत हासिल की, सही बात है। इंडिया वॉन द फाइनल में क्लीन स्वीट स्कोर ऑफ 2-0, ये भी बात सही है। भारत ने फाइनल मैच में 2-0 से स्पष्ट स्कोर से अंतर से जीता, बिल्कुल सही बात है। Prior to 2026 विक्ट्री, इंडिया also won टूर्नामेंट टाइटल इन 2022, बिल्कुल सही बात है। भारत ने 2026 से पहले भी इसमें जीत दर्ज की, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो गया, 1 2 3 तीनों सही हो गया। कथन कारक क्वेश्चन करते हैं। गिव बिलो द टू स्टेटमेंट वन लेबर एसोसिएशन। द इंडियन वीमेन हॉकी टीम क्लिंच द FIH नेशनल कप ट्रॉफी अवे फ्रॉम द होम, बिल्कुल सही बात है। भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम ने घर से बाहर खेलते हुए FIH नेशनल कप 2026 ट्रॉफी अपने नाम की, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया 2-0 से, एंड देयर होम टर्फ ड्यूरिंग द फाइनल। भारत ने न्यूजीलैंड फाइनल मैच में मेजबान देश न्यूजीलैंड को उसी घरेलू मैदान में 2-0 से हराया, तभी तो घर से बाहर जीता, और जीता हराया भी न्यूजीलैंड को। तो क्या FA भी दोनों से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। रेजिग्नेशन ऑफ PM केयर स्टारमर। देखिए अभी भी क्या है कि यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम के जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी थे केयर स्टारमर जी, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कारण ना ही बहुमत की सरकार जाना है, ना ही कोई इनका द्वारा क्या कहते कोई प्रेशर था, लेकिन ये उन्होंने पार्टी के अंदर जो इनका था वो आंतरिक संघर्ष चल रहा था। मतलब पार्टी के आंतरिक दबाव, संघर्ष, राजनीतिक दबाव के कारण क्या हो गया है, इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। ही विल रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे थे पार्टी के अंदर, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अच्छा, ये लेबर पार्टी से, इनके नेतृत्व में सरकार बनी थी लेबर पार्टी की, ठीक है ना। और इनका जो आधिकारिक आवास था वो क्या, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, क्या है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट का आधिकारिक आवास था। इन्होंने पद से रिजाइन दे दिया है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी को रिजाइन दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, राजा होते हैं, यहाँ पे मोनार्की है, तो इसने रिजाइन किसने सौंपा, किंग चार्ल्स थर्ड को। किसको रिजाइन दिया है इन्होंने, किंग चार्ल्स तृतीय को इन्होंने रिजाइन दिया है। और ये क्या है कि लेबर पार्टी से थे। अब जब तक कोई PM नहीं बनेगा, एज ए केयर टेकर PM ये क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, कोई जब नया PM आ जाएगा तो ये चुन ले जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट टाइप हो गया है बस, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ UK PM ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑन जून 2026? देखिए, कियर स्टारमर ने दिया है। कियर स्टारमर के पहले ऋषि सुनाक जी थे। ऋषि सुनाक जी के पहले लिज ट्रस थी, और लिज ट्रस के पहले बोरिस जॉनसन थे। याद रखिए, मैंने सीक्वेंस पूछ लिया तो याद रखिए, बोरिस जॉनसन पहले थे, इसके बाद लिज ट्रस जी थी, लिज ट्रस के बाद क्या ऋषि सुनाक बने थे, और अब के स्टारमर बने, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, के स्टारमर जी, ये सब ब्रिटेन के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, UK के। लिज स्टारमर। With reference to recent political development, the UK consider the following statement. कीर स्टारमर सबमिटेड द फॉर्मल रेजिग्नेशन टू किंग चार्ल्स थर्ड, सही बात है। कीर स्टारमर ने अपना औपचारिक इस्तीफा किंग चार्ल्स थर्ड को तृतीय को सौंप दिया, बिल्कुल सही बात है। ही रिप्रेजेंट द कंजर्वेटिव पार्टी, गलत जवाब। ये कंजर्वेटिव पार्टी के नहीं थे, लेबर पार्टी के थे ना, तो गलत हो गया ये दूसरा। और दूसरा गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये 1 3 सही। 10 डाउनिंग स्ट्रीट सर्व एज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ UK PM, सही बात है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट UK के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है, बिल्कुल सही बात है। गिवन बिलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए PM के स्टामर हैड टू वैकेट 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रीमैच्योरली, बिल्कुल सही बात है। PM के स्टामर को समय से पहले डाउनिंग स्ट्रीट खाली करना, क्योंकि चुनाव का समय तो आया नहीं था, ऐसा कुछ था, खाली करना पड़ेगा। ही फेस डीपर सीटेड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द लेबर पार्टी लीडिंग टू अल्टीमेट रेजिग्नेशन। उन्हें लेबर पार्टी के भीतर गहरे आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, उल्लास इनिशिएटिव, उत्तराखंड लिटरेसी माइलस्टोन। देखिए क्या है कि अभी अभी क्या है, उल्लास इनिशिएटिव, आपने उल्लास इनिशिएटिव का नाम तो सुना ही होगा। उल्लास इनिशिएटिव क्या है कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, मतलब कि इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा किया गया था, जैसे 15 वर्ष से ऊपर लोगों को क्या बनाना, साक्षर बनाना। क्या बनाना, साक्षर बनाना। कि शिक्षित और साक्षर में अंतर है। साक्षर मतलब ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत लिख ले
और पढ़ के समझ ले, उसको साक्षर माना जाता है हमारे देश में। ठीक है, तो ये भारत सरकार की जो उल्लास पहल है उसके तहत 15 वर्ष से ऊपर सभी लोग को क्या बनाना, साक्षर बनाना। ये ध्यान दीजिएगा, 15 वर्ष से अधिक आयु की पे बात करता है उल्लास पहल। तो इसके तहत क्या है कि उत्तराखंड राज्य जो है 6वां राज्य बन गया है जो पूर्णतः क्या बन गया है, साक्षर बन गया है। फुल्ली लिटरेट क्या बन गया, ऑफिशियली फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सा बन गया, उत्तराखंड। आप कह सकते हैं कि अगर 95% कहीं लिटरेसी है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, फुल्ली लिटरेट स्टेट मान लेते हैं। मतलब अगर 95% या उससे अधिक लिटरेसी है तो उस राज्य को पूर्णतः मतलब फुल्ली लिटरेट स्टेट हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं पूर्णतः साक्षर। अच्छा, इसके पहले और कौन कौन से राज्य हो चुके हैं, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल और सिक्किम भी इसके पहले क्या ये राज्य हो चुके हैं जो पूर्णतः क्या है, साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंडर द नेशन वाइड उल्लास इनिशिएटिव विच स्टेट रिसेंटली बिकम द सिक्स्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। देशव्यापी उल्लास पहल के तहत कौन सा राज्य हाल ही में देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है, कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। विथ रेफरेंस टू उल्लास इनिशिएटिव एंड टारगेट्स एंड अचीवमेंट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। उल्लास पहल के लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कोर टारगेट टू एक्सटेंड फुल एडल्ट लिटरेसी टू पर्सन अबव एज ऑफ 15 ईयर, सही बात है। इसका मुख्य लक्ष्य 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को पूर्ण विवेक साक्षर प्रदान करना है, बिल्कुल सही बात है। दिस इनिशिएटिव मैंडेट रीचिंग अ बेसलाइन 95% पीपल लिटरेट इन द टारगेट फ्रेमवर्क। इस पहल के तहत लक्षित ढांचे 95% लोगों को साक्षर करने का आधारभूत ढांचा रखा गया, बिल्कुल सही बात, 95% अधिक हो जाता, सही है। मिजोरम, त्रिपुरा एंड गोवा आर द आल्सो द स्टेट लिस्टेड अलोंगसाइड उत्तराखंड विद हाई सक्सेस माइलस्टोन, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये भी सही है, उस सफलता मील के पत्थर वाले उत्तराखंड के साथ सूचीबद्ध राज्य मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा भी शामिल है। तो क्या तीनों सही होगी। ऐसा इंजन द उल्लास इनिशिएटिव फोकस स्पेशली ऑन स्टैंडर्ड स्कूलिंग गोइंग चिल्ड्रन बिलो 14, गलत जवाब। 14 वर्ष कम की तो बात ही नहीं करता, गलत हो गया। अब देखिए ऐसा में एक और दूसरा तो पक्का सही होगा ना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उल्लास टारगेटिंग द फंक्शनली लिटरेट इंडिविजुअल अबव 15 ईयर, बिल्कुल सही बात है। 15 वर्ष आयु पर लोग की बात करता है तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया और क्या हुआ, गलत हो गया। अति महत्वपूर्ण सवाल, सीपीसीएल। अभी अभी क्या हुआ है कि एक कंपनी है सीपीसीएल, मतलब चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए इसका पहले क्या नाम था, एमपीसीएल नाम था। इसका पहले क्या नाम था, एमपीसीएल नाम था जब इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, मद्रास पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज होकर क्या बन गया, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी अभी क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, तो कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसने क्या किया है कि इसको जो है नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है। मतलब इसको क्या प्रदान किया है, इसको नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब ये क्या बन गई है, एक नवरत्न कंपनी बन गई है। अब ये सवाल उठता है कि इसको बेनिफिट क्या मिलेगा, एक नवरत्न कंपनी बनने से इसको बेनिफिट क्या मिलेगा। नवरत्न कंपनी बनने से अब ये 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश को बिना सरकार की अनुमति के या परमिशन के क्या कर सकती, निवेश कर सकती, या 15% ऑफ द नेटवर्थ, मतलब जितनी इसकी नेटवर्थ है उसका 15%, या 1000 करोड़ रुपए का निवेश जो है बिना सरकार की परमिशन के ये कंपनी अब कर सकती है। ये फायदा होता है एक कंपनी का नवरत्न कंपनी बनने से। अच्छा, मद्रास पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पहला नाम था जब इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, अब इसका नाम क्या बन गया है, सीपीसीएल बन गया। क्वेश्चंस करते हैं। विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिसेंटली अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ इंडिया 28 नवरत्न कंपनी, कौन सी है ये, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को भारतीय 28वीं नवरत्न कंपनी दर्जा दिया गया, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। With reference to Chennai Petroleum Corporation Limited, consider the following statement. It was formerly known as the Madras Petroleum Corporation Limited. बिल्कुल सही बात है, इसको मद्रास पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते थे। इसकी स्थापना 1965 में थी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके बाद क्या करा, इट न्यू नवरत्न स्टेशन अलाउ टू इन्वेस्ट अप टू 10,000 करोड़, गलत जवाब। 1000 करोड़ ना, तीसरा क्या गलत हो गया, क्या करा, 10,000 करोड़ की बात तो कर नहीं रहा। स्थापना 1965 में हुई, मद्रास पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह भी सही है, तो एक और वो सही है, उसका क्या है, भी हो गया।
सॉरी मतलब एक दो दोनों सही हो गए। CPCL can deploy significant capital expenditure autonomously after entering the नवरत्न tier। बिल्कुल सही बात है, नवरत्न श्रेणी से प्रवेश करने पे CPCL स्वायत्त रूप से महत्वपूर्ण पूंजी व्यय कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। पता है ना इसको, वो मिल गया है, क्या मिल गया है, अनुमति मिल गई, क्योंकि अब ये नवरत्न बन गई तो 1,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकती है। दिखा देखिए, नवरत्न कंपनियों के पास केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1,000 करोड़ या उससे नेटवर्थ का 15% का निवेश करने की स्वायत्ता होती, तो ये यार दोनों से इसका एक्सप्लेनेशन भी है। जोनाथन, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए कछुआ है, जोनाथन नाम का क्या एक कछुआ है जो लगभग 194 वर्ष का पुराना है, मतलब पुराना क्या, ओल्ड है। ये 94 वर्ष पुराना तक, असाधारण आयु तक पहुंच चुका है। ये सेशल्स जायंट टॉर्टाइज है, मतलब ये सेशल्स प्रजाति का है, ये जायंट कछुआ है। और यह लगभग 194 वर्ष का है, जो दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव है। ध्यान रखिएगा, मतलब सबसे उम्रदराज जलीय स्थलीय जीव है जिसको मान्यता प्राप्त है। ठीक, अच्छा, उनका अनुमानित दर्जा 1832, बता 1832 को इसका जन्म हुआ था, मतलब सोचिए कितना पुराना है, ठीक है ना। और लगभग ये 194 वर्ष का हो चुका है। ये सेसल जायंट टॉर्टाइज है, और ये क्या है, जोनाथन सेंट हेलेना द्वीप पर रहता है। कहाँ पर रहता है, सेंट हेलेना द्वीप पर रहता है, जो साउथ अटलांटिक महासागर में है, जो ये ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, मतलब ब्रिटिश टेरिटरी है जहां पर ये रहता है जोनाथन। और ये क्या कहते हैं, सेंट हेलेना आइलैंड में है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, Jonathan recently highlighted as the world's oldest living land animals at 194 years of age belong to which species? Cecil giant tortoise। 194 वर्ष की आयु में दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव के रूप में चर्चा में रहे जोनाथन का संबंध किस प्रजाति से? सेसल विशाल कछुआ। अच्छा, विथ रेफरेंस टू जोनाथन द ओल्डेस्ट लैंड एनिमल अकॉर्डिंग टू जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड इट बर्थ ईयर 1832। सही बात, 1832 का है। ही करेंटली रिसाइड एट सेंट हेलेना आइलैंड इन द अटलांटिक ओशियन। ये भी बात सही, अटलांटिक ओशियन में है, बिल्कुल सही बात है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार उनका अनुमानित वर्ष 1832 है। सही बात है। वो वर्तमान में अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना द्वीप में रहते हैं। बात बिल्कुल सही है, दोनों सही हो गया आपका। जोनाथन इज डेजिग्नेटेड एज ग्लोबल बायोलॉजिकल मार्वल बाई जीनियस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। बिल्कुल सही बात है, जोनाथन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा एक वैश्विक आश्चर्य के रूप में नामित किया गया। बात बिल्कुल सही है। क्यों किया गया है? क्योंकि भैया ही सर्वाइविंग फॉर नियरली 2 सेंचुरी स्पैनिंग लाइफ साइकिल स्टार्ट फ्रॉम 1832 प्रेजेंटेड फ्रॉम 26। वो लगभग 2 साल जो जीवित है, जो 1832 से शुरू होकर 2026 तक जीवन चक्र को कवर करता है। तो सही हो गया, दोनों सही हो गया कि लगभग 1832 से अभी तक जीवन चक्र चल रहा है इनका, तो ए आर दोनों सही हो गया, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 4 ISO सर्टिफिकेशन माइलस्टोन। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत जितने भी भारत में विश्वविद्यालय हैं उसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना की है, इसने इतिहास रच दिया है। कैसे इतिहास रच दिया है कि ये भारत की पहली ऐसी विश्वविद्यालय है जिसने 4 डिस्टिंक्ट सर्टिफिकेशन जो ISO के हैं एक साथ प्राप्त किए हैं। मतलब ISO के चारों सर्टिफिकेट को एक साथ पाने वाली भारत की ये पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। अच्छा, ये देता कौन ISO सर्टिफिकेट? ये देता है BIS देता है। कौन देता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये सर्टिफिकेट देता है। तो किस किस क्षेत्र में इसको डोमेन में दिए गए हैं? एक इसको एनर्जी मैनेजमेंट में, एक इसको एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में, एक इसको एजुकेशन सिस्टम में, और एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में। मतलब ऊर्जा क्षेत्र, पर्यावरण, शिक्षा प्रणाली और खाद्य सुरक्षा मिला के इसको 4 क्षेत्रों में ISO सर्टिफिकेट दिया गया है, और ऐसा पाने वाली भारत की ये पहली यूनिवर्सिटी है जो एक साथ पाई है। Which institution recently became the first Indian university to secure ISO certification simultaneously from the BIS? उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना। तेलंगाना याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में कौन सा संस्थान भारतीय मानव ब्यूरो से एक साथ 4 ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया? कौन सा? उस्मानिया विश्वविद्यालय। With reference to certification awarded to Osmania University, which of the following areas covered under 4 ISO certificate? कौन कौन क्षेत्र? देखिए, एनर्जी एनवायरनमेंट, एजुकेशन, फूड सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। सुरक्षा है नहीं, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, तो कौन सा हो गया? 103 सही हो गया आपका। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सेट स्टैंडर्ड बेंचमार्क फॉर इंडिया इंस्टीट्यूट गवर्नेंस इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने भारत में संस्थागत शासन के लिए एक मानक बेंचमार्क स्थापित किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब
BIS स्टैंडर्ड साइमल्टेनियसली सर्टिफाइड ऑपरेशन अक्रॉस द एनर्जी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड फूड सेफ्टी, क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो ने इसके ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा के अनुपालन ढांचे से एक साथ प्रमाणित किया। इसे दोनों सही हो गया इसका। इनॉग्रल एथलेटिक्स अवार्ड 2025 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार हो रहा है, ये अवार्ड पहली बार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द ईयर मार्क द फर्स्ट टाइम डेडिकेटेड एथलेटिक अवार्ड इंस्टीट्यूट ऑनर इंडिया, मतलब पहली बार इनका आयोजन हो रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बेस्ट मेल एथलीट के अवार्ड किसको दिया गया? नीरज चोपड़ा जी को। अच्छा, 2025 के आंकड़े लिए गए, ध्यान दीजिएगा। नीरज चोपड़ा जी को बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड मिला है, क्योंकि इनका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किसमें था? जेवलिन थ्रो में। फीमेल एथलीट कौन है? पारुल चौधरी जी, जो क्या है? नेशनल डिस्टेंस रनर है। क्या है? लंबी दूरी की धाविका है ये पारुल चौधरी जी, इनको बेस्ट फीमेल एथलीट का मिला है। अच्छा, इसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? एक तो पीटी उषा जी को मिला है, जो इंडियन ओलंपिक काउंसिल की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की क्या है, पहली महिला अध्यक्ष भी है पीटी उषा जी। एक धाविका भी है, बहुत फेमस धाविका रह चुकी हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज जी को मिला है, जो लंबी कूद के लिए फेमस है, लंबी कूद की एक एथलीट है। गुरु बच्चन सिंह को मिला है, जो क्या है, ये डेकाथलॉन है स्टार है, डेकाथलॉन स्टार है। और एक बहादुर सिंह जी को मिला है, जो क्या है, एक एथलीट कोच है। अच्छा, हु वाज ऑनर्ड एज द बेस्ट मेल एथलीट फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट अवार्ड? नीरज चोपड़ा जी। पहले भारतीय एथलीट पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में किसे नामित किया गया? नीरज चोपड़ा जी को। अच्छा, विथ रेफरेंस टू रिसिपिएंट ऑफ द इंडियन एथलीट अवार्ड 2025 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पारुल चौधरी वाज नेम द बेस्ट फीमेल एथलीट, बिल्कुल सही बात है। पारुल चौधरी को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के रूप में चुना गया, सही बात है। पीटी उषा एंड अर्जुन बॉबी जॉर्ज रिसीव लाइफ टाइम अचीवमेंट, बिल्कुल सही बात है। पीटी उषा अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ये बात बिल्कुल सही है। गुरु बच्चन सिंह वाज ऑनर्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेकाथलॉन डिसिप्लिन, बिल्कुल सही बात है। डेकाथलॉन के लिए गुरु बच्चन सिंह को मिला है। क्या गलती हो गया? ऑप्शन सही हो गया। द ईयर 2025 स्टैंड फॉर हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर इंडिया ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इंस्टीट्यूशन रिकॉग्निशन। ठीक, 2025 भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट के संस्थागत पहचान के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भैया इसमें अवार्ड मिले हैं, तो ऐतिहासिक मील का पत्थर तो हुआ है, क्योंकि द इंडियन डेडिकेटेड इंडियन एथलीट्स अवार्ड वे एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम टू सिस्टमली ऑनर द स्टेलर करंट परफॉर्मेंस एंड पास्ट रिजल्ट। उत्कृष्ट वर्तमान प्रदर्शन करने वाले और अतीत के दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए भारतीय एथलेटिक पुरस्कार सम्मान स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। 19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF, देखिए अभी अभी क्या है कि 19वां मुंबई फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। किसने उद्घाटन किया? महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा जी ने किया। किसने किया? जिष्णुदेव वर्मा जी, जो महाराष्ट्र के गवर्नर, उन्होंने किया। और इसमें जो ये गोल्डन कोच अवार्ड होता है, कौन सा गोल्डन कोच अवार्ड, ये किसको मिला है? एक पुलिस की एक पिक्चर है, पोलैंड की एक पिक्चर है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, सिल्वर, इसको मिला है। किसको मिला है? ये पोलैंड की एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है जिसका नाम है सिल्वर, इसको क्या मिला है? गोल्डन कोच अवार्ड मिला है। किसमें मिला है? 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में। अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन है? इसकी नटालिया, डायरेक्टर का नाम याद रखिए, डायरेक्टर इसकी कौन है? नतालिया। डायरेक्टर इसकी कौन है? सिल्वर जो डॉक्यूमेंट्री है इससे कौन है? नतालिया जी है। द को नैरेटिव थीम, इसमें दर्शाया क्या गया है इस डॉक्यूमेंट्री में? गरीबी, कड़ी मेहनत और प्रतिष्ठा, मतलब कैसे एक आदमी गरीबी से में रहते हुए कड़ी मेहनत करते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, ये इसमें दिखाया गया है। फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म वॉन द प्रेस्टीजियस गोल्ड कोच अवार्ड एट 19th फिल्म मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, किसने किया? सिल्वर ने। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस व्यक्तिचित फिल्म ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच अवार्ड जीता है? सिल्वर। विथ रेफरेंस टू 19th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट वॉज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र विष्णुदेव शर्मा, बात बिल्कुल सही है। इसका आधिकारिक उद्घाटन महाराष्ट्र के गवर्नर राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा ने किया, बिल्कुल सही बात है। द अवार्ड विनिंग पुलिस फिल्म को डायरेक्टर बाय नतालिया, ये बात बिल्कुल सही है। जो वृत्तचित्र क्या सॉरी पुलिस फिल्म है सिल्वर, इसको निर्देशन नतालिया जी ने किया, बात बिल्कुल सही है। द डॉक्यूमेंट्री फोकस हैवीली ऑन द पॉवर्टी, हार्ड वर्क एंड प्रेस्टीज, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें गरीबी, कड़ी मेहनत और प्रतिष्ठा से संबंध केंद्रित है, इस बात सही। तो 1 2 3 दोनों सही हो गया। द पुलिस फिल्म सिल्वर स्टूड आउट ऑफ 19th MIFF टू सिक्योर द हाईएस्ट ऑक्यूरेंस, बिल्कुल सही बात है। पुलिस फिल्म सिल्वर ने सर्वोच्च सम्मान सुरक्षित करने के लिए 19वें MIFF में एक अलग पहचान बनाई, बिल्कुल सही बात है। द फिल्म इफेक्टिवली कैप्चर रॉ ह्यूमन एलिमेंट सेंटर ऑन द सोशल प्रेस्टीज पॉवर्टी थ्रू सिनेमैटिक, सही बात है। इस फिल्म में माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा
करीबी इर्द गिर्द केंद्रित कच्चे मानवीय तत्वों दर्शाती। बिल्कुल सही बात है, तो सही हो गया। आज का लास्ट टॉपिक, नाफेड ऑक्शन पोर्टल एंड कोर पोर्टल्स बाय नाफेड। अभी भी देखिए क्या है नाफेड। नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। मतलब एक ये कोऑपरेटिव है जिसका नाम क्या है? नाफेड। इसने क्या किया है कि 3 पोर्टल लॉन्च किए। क्या लॉन्च किए? 3 पोर्टल लॉन्च किए हैं। किसने लॉन्च किए हैं? 3 पोर्टल। अच्छा, लॉन्च कौन किसने किया? अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह जी ने क्यों किया है? क्योंकि ये गृह मंत्री के साथ साथ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के भी क्या है? मंत्री हैं। तो इन्होंने क्या किया? पोर्टल लॉन्च किया है। कौन कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इन्होंने इन्होंने लॉन्च किया है एक नफेक्स पोर्टल टू एडवांस ऑक्शन प्लेटफॉर्म डिजाइन एस्टैब्लिश कंप्लीट मार्केट ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग एंड ऑक्शनिंग। मतलब ऑक्शन के समय ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है, इसके लिए इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है नफेक्स पोर्टल। कौन सा पोर्टल? नफेक्स। मतलब कि नीलामी के दौरान पारदर्शिता बनाने के लिए लॉन्च किया गया। एक दृष्टि लॉन्च किया गया। दृष्टि के लिए लॉन्च किया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोर्टल। मतलब कि दाल और ऑयल सीड की इन्वेंट्री के मैनेजमेंट के लिए पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? दृष्टि, उसको लॉन्च किया है। और एक ईआरपी पोर्टल लॉन्च किया है। ईआरपी किसे लॉन्च किया है? जो भी मतलब क्या कहते हैं, वित्तीय प्रशासनिक उद्यम हो गए, वित्तीय स्वास्थ्य हो गए, इनको मजबूत करने के लिए एक क्या लॉन्च किया? क्या? ईआरपी पोर्टल। मतलब मैनेजमेंट वगैरह को स्ट्रेंथ करने के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए ईआरपी लॉन्च किया गया है। The newly launched NAFEX portal aim to bring complete transparency in agriculture auction was initiated by which organization? हाल ही में लॉन्च नफेक्स पोर्टल जिसका उद्देश्य कृषि नीलामी में पूर्ण पारदर्शिता लाना है, किस संगठन द्वारा किया गया? नाफेड द्वारा। नाम याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं आप लोग। नाफेक्स ट्रांसपेरेंट ऑक्शन विथ रेफरेंस टू डिजिटल पोर्टल लॉन्च बाय नाफेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। नाफेक्स ट्रांसपेरेंट ऑक्शन पोर्टल, बिल्कुल सही बात है। दृष्टि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोर्टल, बिल्कुल सही बात है। ईआरपी इंटरप्राइज एक्सटेंशन पोर्टल, बिल्कुल सही बात, तीनों सही है। नाफेक्स पारदर्शी नीलामी पोर्टल है। दृष्टि दाल और तिलहन के लिए है। ईआरपी क्या है? उद्यम सुदृढ़ीकरण पोर्टल, तीनों सही है। अच्छा इंजन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। द दृष्टि पोर्टल इज एन एसेंशियल स्ट्रेटेजिक टूल फॉर फूड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। फूड इन्फ्लेशन क्यों भाई? मैनेजमेंट करेंगे तो हमारी जो फूड की महंगाई वगैरह सब कम रहेगी नहीं। जब मैनेजमेंट करके चलेंगे कि केस किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, स्टॉक हमेशा मेंटेन रहेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा ही घटेगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इस पर रियल टाइम डिजिटल इन्वेंट्री ट्रैकिंग नेटवर्क और पल्सेज आ रहे। ये पल्सेज और ऑयल सीट की अगर डिजिटल ट्रैकिंग रहेगी तो दाम इनके बढ़ने ही नहीं पाएंगे। प्रॉपर इन्फ्लेशन क्या रहेगी? महंगाई मेंटेन रहेगी, इसलिए किया गया। तो इस तरह हमने आज ही करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। हमारे जो भी करंट अफेयर्स होते हैं टोटली ये पीआईबी डीडी न्यूज बेस्ड होते हैं। आप करंट अफेयर्स को करिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें से ही मिलेंगे। मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।